होता है, कभी मैं किसी वजह से फंस गया किसी चीज में, अदरवाइज मैं अपने टाइम पर ही सभी कोर्स के अंदर पढ़ाता हूँ। तो जल्दी लाइव आ जाया करो, आ जाओ जल्दी लाइव आ जाओ, ठीक है। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। देखिए मैंने आपको बता दिया था लर्निंग के बारे में, ठीक है। अनुभव अनुभव के द्वारा जो आपके व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है उसको लर्निंग कहते हैं। और फिर लर्निंग की विशेषता जितनी भी होती है वो पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने आपको बता दी थी। आज मैं आपको बताऊंगा कि लर्निंग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। वैसे तो मेनली दो ही कारक होते हैं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण। बट मैं इसको थोड़ा डिटेल वे में आपको बताऊंगा, क्योंकि जो आपका ये सीटेट का एग्जाम है ना, और इसके बाद मान लीजिए आप लोग कोई भी टीचिंग का एग्जाम देते हो, और वहां पर जहां पर ये क्वेश्चन आ गया कि कौन सा फैक्टर या कौन सा कारक है जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं, इनसे बाहर नहीं जाएगा आपका। क्योंकि मैं जो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर जो अपने आप से चीजें बताता हूँ, या मान लीजिए पीडीएफ के थ्रू आपको चीजें बताता हूँ, उसके अंदर ज्यादातर आपकी ऑथेंटिक किताबों का कंटेंट रहता है, एनओएस का रहता है, एनसीईआरटी का रहता है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट की किताबों का कंटेंट इसके अंदर रहता है, और मेरा अनुभव इसके अंदर आपका शामिल रहता है। तो इसलिए आप लोगों को फिर कुछ इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया करो, ठीक है, जैसा आप लोगों का सीटेट का एग्जाम है, क्योंकि इसमें तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप लोग किसी दूसरे एग्जाम के लिए भी चैप्टर पढ़ रहे हो लर्निंग का, तो लर्निंग का चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि मैंने आपको क्लास फर्स्ट के अंदर बताया था, इसके अंदर लर्निंग की बहुत सारी थ्योरीज आ जाती है, बहुत सारे सिद्धांत आ जाते हैं। और सीटेट वालों के लिए आपकी खुशखबरी है कि आपके एग्जाम में सिद्धांत नहीं आता, ठीक है, कि आपके एग्जाम में कोई सिद्धांत पूछ ले, बस आपके एग्जाम में कंसेप्चुअल चीज आती है, जैसे लर्निंग क्या होती है, लर्निंग की विशेषताएं पूछ लेगा, इसको प्रभावित करने वाले कारक पूछ लेगा, अजर्सन एंड रीजन करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। और वो पूरी आपकी समझ पर आधारित होता है, इसलिए आपको चीजें रटनी नहीं है, चीजें समझनी है, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है। देखिए अब मैं यहाँ पर बात करूँ आपके सामने लर्निंग यानी कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करूँ, तो पहला कारक मैंने लिया है बच्चा। पहला कारक कौन सा लिया है? बच्चा। कि लर्निंग को यानी अधिगम को प्रभावित कौन करता है? अधिगम को प्रभावित करता है जो अधिगम कर रहा होता है। अधिगम कौन कर रहा है इस टाइम पर? आप लोग अधिगम कर रहे हो, तो आप लोग हो गए बच्चे, बड़े बच्चे। लेकिन अगर छोटे बच्चे के संदर्भ में बात करी जा रही है तो उनके बारे में भी बात कर लेंगे, चाहे बड़े बच्चे हो आप लोग, चाहे छोटे बच्चे हो। बच्चा लर्निंग को प्रभावित करता है, और बच्चा लर्निंग को कैसे प्रभावित करता है उसके कुछ पॉइंट आपको बताता हूं। देखिए जैसे कि पहला पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे का जो आपका शारीरिक और उसका जो मानसिक विकास होता है। हालांकि विकास के जितने भी आपके डोमेन है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, व्यंग्यात्मक विकास, ये चारों फैक्टर बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। बट मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, ठीक है, कोई जल्दी थोड़ी है, आराम से तसल्ली से समझेंगे, ठीक है। देखिए अगर बच्चे का मान लीजिए फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, मान लीजिए बच्चों का जो विकास है शारीरिक रूप से वो सही नहीं हुआ, या मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बच्चा किसी बीमारी से ग्रसित है, बच्चा किसी बीमारी से गुजर रहा है, ठीक है, बच्चा किसी बीमारी से गुजर रहा है, या बच्चे का शरीर उस प्रकार से डेवलप नहीं हो पाया जैसे अन्य सामान्य बच्चों का होता है, या बच्चों को मान लीजिए कोई डिसेबिलिटी हो गई, तो वो बच्चा जब किसी चीज की लर्निंग करेगा, किसी भी चीज को सीखेगा, क्या उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर किसी को बीमारी के अंदर मैंने ले दिया, किसी को बुखार हो गया, मान लीजिए आप लोग इतने लोग वीडियो देख रहे हो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा आपको बुखार हो जाए, मान लीजिए आप में से किसी एक स्टूडेंट को बुखार हो गया, तो बुखार में क्या उसका मन करेगा कि मैं क्लास ले लूं, क्या मैं यहाँ पर कोई चीज नई चीज सीख लूं? नहीं मन करेगा। क्योंकि जब कोई बच्चा सामान्य होता है, कोई भी स्टूडेंट व्यक्ति सामान्य होता है, तभी उसका कुछ मन करता है, खाने पीने का, घूमने का, पढ़ने का, तभी मन करता है। जब शरीर ही ठीक नहीं होगा तो उसका क्या मन करेगा? लर्निंग का मन नहीं करेगा। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है आपका मेंटल डेवलपमेंट, यानी कि मानसिक विकास। जब बच्चे का मानसिक विकास ही यहाँ पर ठीक नहीं होगा, ठीक है, यानी कि मानसिक विकास की अगर मैं बात करूं, उसका बौद्धिक विकास उस प्रकार से परिपूर्ण नहीं हुआ होगा, उसके यहाँ पर मेंटल एबिलिटी क्या लिखा है? हाँ, ये लिखा हुआ यहाँ पर, आपकी जो इंटेलिजेंस होता है, इंटेलिजेंस लेवल या मेंटल एबिलिटी उस प्रकार से विकसित नहीं होगी जैसे बाकी दूसरे बच्चों की हुई है। क्या वो लर्निंग कर पाएगा? अगर मान लीजिए कोई बच्चा जड़ बुद्धि का है, अगर कोई बच्चा इडियट है, जड़ बुद्धि का है, तो क्या उसकी लर्निंग अन्य सामान्य बच्चों की तरह हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो उसके लर्निंग का ग्राफ कैसा जाएगा? उसके लर्निंग का ग्राफ नीचे जाएगा। ये लर्निंग का ग्राफ कैसा होता है, इसके प्रकार कैसे होते हैं, ये पार्ट थर्ड के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में पूछा था, आज तक सीटेट के इतिहास में, जब से 2011 का पेपर हुआ है, इनडायरेक्ट वे में एक क्वेश्चन पूछा था। अदरवाइज लर्निंग ग्राफ आपके एग्जाम में नहीं आते, टेट वगैरह क्या दूसरे एग्जाम के अंदर आते हैं। बट कराना मेरा फर्ज है, आप लोग क्या पता वो बाई चांस इस बार आ जाए, ठीक है। इसलिए मेरी पूरी कोशिश रहती है कोई भी चीज ना छोड़ू, ताकि 30 बाई 30 वाला मैक्सिमम मेरे स्टूडेंट यहाँ पर ला सके, ठीक है। तो अगर बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल, जैसे अगर मैंने आपको इससे पहले इंटेलिजेंस का यानी कि बुद्धि का चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था, मान लीजिए किसी का 90 से लेके 109 के बीच में किसी बच्चे का आईक्यू है, या कोई बच्चा आपकी क्लास में गिफ्टेड है, 140 प्लस का आईक्यू है। अगर यार कोई बच्चा गिफ्टेड बच्चा है जिसका आईक्यू लेवल 140 प्लस का है, तो क्या आप इस बच्चे को अन्य सामान्य बच्चों के साथ यहाँ पर पढ़ा दोगे? जो एवरेज बुद्धि के, जो औसत बुद्धि के बच्चे हैं, नहीं पढ़ा सकते ना। ये बड़े टैलेंटेड बच्चे होते हैं, अन्य बच्चों से बहुत आगे होते हैं ये। तो यहाँ पर बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके आईक्यू लेवल के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अगर बच्चा कोई जड़ बुद्धि का है तो उसकी लर्निंग का ग्राफ कम होगा। अगर कोई बच्चा एवरेज है तो एवरेज का ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। अगर कोई बच्चा गिफ्टेड है तो इसका लर्निंग का ग्राफ कैसा होगा? लर्निंग का ग्राफ बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका मानसिक विकास यहाँ पर हो चुका होता है, और जिसका नहीं होता उसका लर्निंग का ग्राफ कम होता है, यानी वो चीजें सही से नहीं सीख पाता। अगली पॉइंट यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है, सीखने की तत्परता, यानी कि सीखने की तत्परता, रेडीनेस टू लर्न। देखिए मैंने कहा आपके अधिगम के अंदर कई सारे सिद्धांत आते हैं, कई सारे मनोवैज्ञानिक आते हैं, बट सीटेट के एग्जाम में नहीं आते।
आज तक ईएल थोंडाइक आपके सामने पूछी गई है, वो भी सिर्फ 2 बार आई है और पिछले कई सालों के पैटर्न से वो भी देखने को नहीं मिले हैं, ठीक है। अदरवाइज आज तक 2011 से लेकर अभी तक आपके मनोवैज्ञानिक मतलब नहीं पूछे गए। तो ईएल थोंडाइक ने सीखने के नियम बताए थे, प्राथमिक नियम और गौण नियम। आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है, जब आगे पढ़ाऊंगा यानी किसी और आगे के एग्जाम के लिए आप लोग आओगे तब मैं आपको बता दूंगा। तो उन्होंने सीखने के जो प्राथमिक नियम बताए थे, 3 नियम बताए थे कि सीखने का तत्परता का नियम, सीखने का आपका प्रैक्टिस यानी कि आपकी जो आपकी प्रैक्टिस को क्या कहते हैं, अभ्यास का नियम, और सीखने का आपका प्रभाव का नियम। ये 3 नियम इन्होंने बताए थे। उनका मानना था, या जो ये आपके सामने एक फैक्टर डिमांड कर रहा है, अगर कोई बच्चा सीखने के लिए तत्पर है, यार मुझे सीडीपी सीखनी है, क्यों सीखनी है, क्योंकि यार ये मुझे अपना एग्जाम पास कराएगी। अगर आपके अंदर सीखने की तत्परता है तो आपके लर्निंग का ग्राफ बढ़ जाएगा, आपके लर्निंग का ग्राफ बढ़ जाएगा। अगर आपको कोई भी चीज सीखनी है, मैं यहां पर सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आपको सीडीपी सीखनी है, मान लीजिए आपको गाड़ी चलानी सीखनी है, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती और आप अंदर से रेडियो गाड़ी सीखने के लिए तत्पर हो, अंदर से नहीं यार गाड़ी चलानी सीखनी है, बेइज्जती होती है। आजकल तो जो एजिड लोग होते हैं, लड़कियां तक गाड़ी चला लेती है, मैं लड़का होकर गाड़ी नहीं चला रहा, डूब के मरने वाली बात है। तो यार मैं अंदर से यहाँ पर क्या हूँ, तत्पर हूँ कि बस एक बार कोई दोस्त यार गाड़ी दे दे या मेरे घर में गाड़ी आ जाए, वरना वहां पर रेंट पर जाकर ही चला लूंगा। लिखा रहता है ना, कार चलाना सीखे, जो गाड़ी चलाना सिखाते हैं आपको। तो अगर आप किसी चीज को सीखने के लिए अंदर से तत्पर हो, चाहे XYZ कोई भी चीज हो, तो आप उस चीज को जल्दी सीख जाओगे। अगर आपका मन ये है कि नहीं यार मुझे नहीं सीखनी सीट पे, घर वालों ने फालतू में टीचिंग का कोर्स करा दिया, मेरा मन नहीं था पढ़ने का, अंदर से सीखने के लिए तत्पर अगर नहीं हो, तो आपका लर्निंग का ग्राफ कैसा हो जाएगा, लर्निंग का ग्राफ आपका कम हो जाएगा। अगर आपको गाड़ी सीखने का मन नहीं है, कितना भी आपको कोई भी गाड़ी सिखा ले, बार बार ठोकोगे गाड़ी को, कितना भी सिखा ले, क्यों, अंदर से आपका मन ही नहीं है, अरे यार क्या जरूरत है, कुछ टैक्सी वगैरह बुक कर लिया करेंगे, दूसरे से चलवा लेंगे, मुझे पसंद नहीं है गाड़ी चलाना। अब आपका कोई कितना भी सिखा ले, आप गाड़ी ठोकोगे ही ठोकोगे, क्यों, अंदर से मन नहीं है करने का। और अगर आप अंदर से सीखने के लिए तत्पर हो, तो पता है यहाँ पर आप क्रिएटिविटी भी कर जाओगे, कुछ रचनात्मक तरीके से आप लोग सीख जाओगे, अगर आप किसी चीज को सीखने के लिए अंदर से तत्पर हो। उसके बाद मैं दूसरा पॉइंट बताता हूं, क्योंकि मैंने 3 आपके थोंडाइक के आपके यहाँ पर नियम बताए थे। प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास की बात करते हैं। बार बार मैं आपके सामने कोट कहता हूं, वो क्या कहता हूं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, कि जो भी व्यक्ति जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ही ज्यादा वो परफेक्ट बनता जाएगा। मान लीजिए मैंने कहा कि आप लोग सीडीपी की जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना ही परफेक्ट बन जाओगे, 30 में से 30 लेकर आओगे, दूसरे सब्जेक्ट में आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करोगे। अगर आप लोग गाड़ी चलाने की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको गाड़ी चलानी आ जाएगी। क्या पता 2 टायर के ऊपर आप लोग गाड़ी चला दो, क्या पता गाड़ी को आगे से उठाकर आप लोग चला दो, क्या पता पहाड़ों के ऊपर आप लोग गाड़ी चलाते हुए ले जाओ, ठीक है, या मूवी के अंदर जैसे दिखाता है ट्रेन के ऊपर से गाड़ी चला दो, ठीक है। पता नहीं वो ट्रेन के ऊपर से गाड़ी कैसे कुदा देते हैं, ट्रेन चलती रहती है और गाड़ी चलाने वाला ऊपर से कुदा देता है, आज तक समझ में नहीं आई, ठीक है। तो जब भी ऐसी मूवी देखते हैं तो उसमें साइंस के जितने भी नियम है, जो गुरुत्वाकर्षण के नियम है, उनको आप लोग छोड़ दिया करो, ठीक है। तो यहां पर मेरा पॉइंट था, अपने पॉइंट पर आता है कि अगर कोई व्यक्ति जिस चीज की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करता है, वो उतना ही जल्दी और उतना ही अच्छे तरीके से उस चीज को सीखता जाता है, यानी कि उसका लर्निंग का ग्राफ भी कैसा जाएगा, उसका लर्निंग का ग्राफ भी आपका बढ़ता जाएगा। ये बात आप लोग सहमत हो मेरी बात से, सहमत हो या नहीं सहमत हो। अगला पॉइंट आपके सामने मैच्योरेशन या परिपक्वता। जो आदमी, मैच्योरेशन कैसा आती है, मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको डेवलपमेंट वाला चैप्टर पढ़ाया था, जो आदमी जितना ज्यादा आपका मैच्योर होता जाता है उतना जल्दी ही चीजों को सीखता जाता है। देखिए जब हम लोग छोटे बच्चे थे, तो छोटे बच्चों में हमें, और जब अभी हम लोग बड़े बच्चे हो गए, मैं बड़ा बच्चा हो गया हूं, आप लोग जैसे बूढ़े बच्चे हो गए, तो जैसे जैसे आप लोग यहाँ पर मैच्योर होते गए, जैसे जैसे मैं मैच्योर होता गया, बाकी अदर जितने भी बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे करके बड़े होते जाते हैं, मैच्योरेशन यानी कि परिपक्वता उनके अंदर आती जाती है। तो वो हर चीज के बारे में जो सीखना होता है उसके बारे में जागरूक रहते हैं, उनके सीखने का ग्राफ बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा बच्चा मैच्योर होगा उतना ही ज्यादा उसके विकास के चारों आयाम यहाँ पर मजबूत होते जाएंगे, विकसित होते जाएंगे, और उतना ही बच्चा तीव्र गति से यानी तेज स्पीड से चीजों को सीखता जाएगा। तो मैच्योरेशन यानी परिपक्वता जो होती है वो लर्निंग को बढ़ाने में आपकी हेल्प करती है। ठीक है, समझ गए आप लोग। एज, एज यहां पर फैक्टर लिखा हुआ है। देखिए अगर मैं आपके सामने एज की बात करूं, तो अब आपको 6 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में देखने को नहीं मिलेगा, मतलब मिलेगा तो फर्स्ट क्लास में, लेकिन उससे पहले स्कूल में जाना शुरू कर देगा। अभी आपके सामने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आएगी, जब मैं आपको बताऊंगा फाउंडेशनल स्टेज के बारे में, कि 6 साल से पहले बच्चा स्कूल में जाना शुरू कर देगा, जिसको आप लोग आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका के नाम से जान सकते हो, जिसके अंदर आप लोग एडमिशन भी होने शुरू हो गए, केवीएस के अंदर एडमिशन हुए चले इसके भी आपके, ठीक है। इसकी परमानेंट वैकेंसी भी जल्दी आपको देखने को मिलेगी जिन लोगों ने इसका कोर्स किया हुआ है। तो बच्चा उससे पहले स्कूल में जाना शुरू कर देगा। लेकिन मान लीजिए अगर मैं बात कर रहा हूं कि कोई बच्चा 4 साल का है और वो फाउंडेशनल स्टेज के अंदर है, ठीक है, मतलब जिसको आप लोग कह सकते हो एलकेजी यूकेजी अभी जो आपका चल रहा है, ठीक है। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 4 साल के बच्चे को थर्ड क्लास के जितना काम दे दिया, 4 साल के बच्चे को आपने फर्स्ट क्लास के अंदर जो आपका बच्चा है उसके जितना काम दे दिया, मतलब जितनी उसकी एज है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं दिया, जितनी उसकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं दिया, तो लर्निंग बढ़ेगी या कम होगी, तो लर्निंग का ग्राफ कैसे हो जाएगा, लर्निंग का ग्राफ आपका गिर जाएगा, लर्निंग का ग्राफ आपका गिर जाएगा। लेकिन अगर बच्चे की एज के अकॉर्डिंग आप लोग उसको काम दोगे और बच्चे की एज के अकॉर्डिंग उससे गतिविधियां करवाओगे, तो आपका लर्निंग का ग्राफ आपका बढ़ेगा। इसलिए यहां पर टीचर का बड़ा महत्वपूर्ण रोल देखने को मिलता है। अभी आपका दूसरा फैक्टर भी टीचर आएगा जब मैं बात करूंगा, अभी टीचर की बात नहीं करता, ठीक है। तो एज भी जो होती है, जो बच्चे की एज होती है, वो लर्निंग को प्रभावित करती है यहाँ पर, ठीक है, समझ गए आप लोग। अभी आप लोगों ने अगर न्यूज देखी होगी तो अभी यूपी गवर्नमेंट का एक हार्ड स्टेटमेंट आया,
उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार से जो 6 साल से अगर नीचे के बच्चे हैं ना, उनको क्लास फर्स्ट में एडमिशन नहीं दिया जाए, क्योंकि पता है इसके अंदर पेरेंट्स चीटिंग करते हैं। और सरकार ने तो सही स्टेप उठाया, क्यों? क्योंकि 6 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास के अंदर एडमिशन लेगा, शिक्षा नीति को वो लोग फॉलो कर रहे हैं। अब पेरेंट्स इसके अंदर पता है क्या गड़बड़ी करते हैं, जैसे बच्चों का आधार कार्ड बना लिया, उस आधार कार्ड में गड़बड़ी कर देते हैं, एज वहां पर क्या काम करवा देते हैं, ज्यादा लिखवा देते हैं। एज के साथ यहाँ पर क्या काम करते हैं, घाल में लिख कर जाते हैं, ठीक है, घोलमोल कर जाते हैं एज के अंदर जो पेरेंट्स होते हैं। तो इस प्रकार से पेरेंट्स के ऊपर थोड़ा नकेल कसने के लिए, ताकि उनके बच्चों को उनकी एज के अकॉर्डिंग क्वालिटेटिव एजुकेशन मिल पाए, इस प्रकार के स्टेप उठाए जा रहे हैं कि हम यहाँ पर 6 साल के बच्चे को ही क्लास फर्स्ट के अंदर एडमिशन देंगे। अगर आपका 6 साल से नीचे का बच्चा है तो भाई उसको आंगनवाड़ी भेजो, बाल वाटिका भेजो, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि अब तो जो आंगनवाड़ी स्कूल है, ठीक है, आंगनवाड़ी स्कूल कह रहा हूँ, आंगनवाड़ी की जो आपकी क्लास चलती है, बाल वाटिका की स्कूल है, इसमें भी अब मिड डे मील दिया जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर आपके बच्चे के शारीरिक विकास की बात कर रहा था, तो जो आपकी पीएम पोषण योजना चल रही है, जिसको मिड डे मील नाम पहले था, ठीक है, मिड डे मील नाम पहले था, ये पीएम पोषण योजना इस फाउंडेशनल स्टेज पर भी चलेगी। यानी जब बच्चा फर्स्ट क्लास से पहले स्कूल के अंदर होगा, तब भी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन दिया जाएगा। ठीक समझ गए आप लोग? तो बच्चे की एज लर्निंग को प्रभावित करती है और एज के अकॉर्डिंग उसको शिक्षण देना यहाँ पर चाहिए। यहां तक समझ गए? अगली बात करते हैं, अगला पॉइंट आपके सामने, इंटरेस्ट यानी कि रुचि। देखिए, अगर आपकी किसी भी चीज को पढ़ने में, किसी चीज को करने में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा मन नहीं है यार सीडीपी पढ़ने का, मुझे मजा नहीं आता सीडीपी के अंदर, ठीक है, मुझे सीटेट के अंदर मजा नहीं आ रहा, मुझे गाड़ी चलाने में ही मजा नहीं आ रहा है, तो आपका लर्निंग का ग्राफ कैसा हो जाएगा? आपका लर्निंग का ग्राफ घट जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी चीज को करने के अंदर इंटरेस्ट है, क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, मान लीजिए अगर आपको किसी चीज को करने के लिए, ठीक है, आप किसी चीज को करने के लिए तत्पर है, जैसे मैंने यहाँ पर पॉइंट बताया, तो आपका जो लर्निंग का ग्राफ है, आपका लर्निंग का ग्राफ यहाँ पर बढ़ जाएगा कि नहीं यार मेरा इंटरेस्ट है, मुझे इंटरेस्ट है क्रिकेट खेलने का। तो अगर आपका क्रिकेट खेलने का इंटरेस्ट है ना, तो जल्दी क्रिकेट खेलना शुरू कर दोगे। अगर किसी का क्रिकेट खेलने का इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, मान लीजिए किसी ने कहा मुझे पसंद नहीं क्रिकेट, मुझे तो फुटबॉल पसंद है, वो फुटबॉल जल्दी सीख जाएगा यहाँ पर, ठीक है। समझ गए आप लोग इस बात को? अगला फैक्टर है हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता। देखिए, जैसे मैंने कहा, अगर हेरिडिटी ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं इस चैप्टर के बारे में, डेवलपमेंट के अंदर भी पढ़ा है, और हेरिडिटी और एनवायरमेंट की आपको एक डिबेट भी बताई थी, ठीक है, आई होप आप लोगों ने सभी ने देख ली होगी। तो हेरिडिटी, जो जीन्स हमारे जो पूर्वज होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनके थ्रू पीढ़ी दर पीढ़ी आपके चलते जाते हैं, वो आपकी हेरिडिटी होता है। अब मान लीजिए कोई जीन्स ऐसे ट्रांसफर हो गए, मान लीजिए किसी का पिताजी भी मोटा है, दादा भी मोटा है, बच्चा भी मोटा है, और उस मोटापे की वजह से बच्चा अपनी शारीरिक क्रियाएं सही से नहीं कर पा रहा, उस मोटापे की वजह से बच्चा अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा किसी चीज को सीखने के लिए, उस मोटापे की वजह से जो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ में उसका मानसिक विकास सही से नहीं हो पा रहा, उसका सामाजिक विकास नहीं हो पा रहा, उसके दोस्त यार उसको चिढ़ाते हैं मोटू मोटू करके, तो सामाजिक विकास नहीं हो पा रहा, ठीक है। इमोशनल डेवलपमेंट, स्वयंगात्मक विकास नहीं हो पा रहा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे का जो इमोशन है वो बिगाड़ दिए समाज ने उसको मोटू मोटू कहकर। तो जो ये हेरिडिटी होती है, ये आपकी लर्निंग को प्रभावित करती है, ठीक है। किस प्रकार के जीन्स हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, देखिए हेरिडिटी के अंदर तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। मान लीजिए अगर कोई मोटू है, ठीक है, अगर कोई बच्चा मोटू है, तो हम उसको एक अच्छा एनवायरमेंट दे सकते हैं। हमने उसको एक अच्छा एनवायरमेंट दे दिया, हमने उसकी एक्सरसाइज कराई, उसको डाइट वाइट चालू करी, और उसकी बॉडी को शेप में लेकर आ गए। लेकिन मान लीजिए कोई जीन्स ऐसा आ गया, ठीक है, जिसका इलाज ही पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं ज्यादातर देखता हूँ हमारी फैमिली के अंदर है, जो बताते हैं कि जो मेरा कजिन ब्रदर है, ठीक है, ताऊ के जो लड़का है, उनका कान बहता है लड़के का, और जो मेरा भाई है, मतलब ताऊ का लड़का है, उसका भी कान बहता है। और सुनने में आया कि जैसे जो हमारे दादा थे, उनका भी इस प्रकार से बहता था। तो देखो, इसको ठीक तो किया जा सकता है सही एनवायरनमेंट देकर, लेकिन अगर इस प्रकार का कुछ हेरिडिटी का प्रभाव पड़ रहा है बच्चे के अंदर, तो उसकी लर्निंग को प्रभावित करेगा। मान लीजिए कान बह रहा है, ठीक है, तो उसकी जो सुनने की जो क्षमता उस प्रकार से नहीं हो पाएगी जितना वो सामान्य बच्चों की तरह हो पाएगी। अब सुनने के अंदर कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम देखने को मिलती है जब आगे रहता है। अब आजकल तो बहुत ट्रीटमेंट आ गए हैं, बहुत सारी चीजों का सुधार भी पॉसिबल है। बट मैं कह रहा हूँ, अगर कोई ऐसा फैक्टर आ गया, जो जीन्स कोई ऐसा आ गया जो ट्रांसफर हो गया, जिसका समाधान ही अभी तक नहीं हुआ, तो लर्निंग को प्रभावित कर जाएगा आपका, ठीक है। अगला है लर्निंग मेथड्स। तो जो भी आपको लर्निंग मेथड्स यानी कि सीखने के मेथड्स यहाँ पर होने चाहिए, वो बच्चों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी कि बाल केंद्रित होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, ठीक है। लर्निंग मेथड्स यानी बच्चा अलग अलग प्रकार से सीखे, और यहाँ पर टीचर का भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल हो जाएगा। इस प्रकार से उनको ऐसे मेथड बताए जो उनके अनुरूप हो, बच्चा यहाँ पर अलग अलग प्रकार से सीखे। अरे यार, ये सर तो मुझे ऐसे ऐसे बता रहे पीपीटी के माध्यम से, और मुझे पीपीटी में समझ में नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पर सर जो लिख कर बता रहे उससे सीखूंगा। कुछ बच्चे कहेंगे यहाँ पर, अरे नहीं सर, लिखने में मजा नहीं आ रहा, सर पीपीटी से जो समझा रहे इसमें बड़ा मजा आता है। आपने कभी एक बात नोटिस की है? मैं आपको पीपीटी और लिखना दोनों के माध्यम से बताता हूँ, क्योंकि मैं तो दोनों में से कुछ भी करा सकता हूँ। हाथ से लिखकर पूरी पूरी क्लास बता सकता हूँ, पीपीटी के माध्यम से पूरी क्लास बता सकता हूँ। लेकिन आप में से ही बच्चे होते हैं जो क्या काम करते हैं, जो यहाँ पर उनको अलग अलग मेथड चाहिए, यानी सीखने का, लर्निंग का अलग अलग मेथड चाहिए। कुछ बच्चे कहते हैं सर पीपीटी पर बढ़िया समझ में आता है, कुछ कहते हैं सर हाथ से लिखा हुआ समझ में आता है। अब एक टीचर के सामने बड़ी गहरी समस्या है, ठीक है, और खासकर ऑनलाइन के अंदर तो और ज्यादा समस्या आ जाती है। इस समस्या को बहुत साल पहले ऑब्जर्व कर लिया था मैंने। ऐसा नहीं है, मैं खुद ऑब्जर्व करता रहता हूँ अपने, जो मेरा मेथड होता है ना टीचिंग का, मैं उसको भी ऑब्जर्व करता रहता हूँ कि मान लीजिए क्या दिक्कत आ रही है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा कह रहा है सर आप इस चीज को ऐसा करा लीजिए, ऐसा करिए, तो मैं कभी भी नाराज नहीं होऊंगा। मैं उस पॉइंट को देखूंगा, क्या ये पॉइंट वैलिड है, क्या सही बोल रहा है बच्चा, उसके ऊपर पूरा विश्लेषण करूंगा, और मुझे लगता है वैलिड बात है, फिर मैं अपने अंदर सुधार करूंगा। और यही एक टीचर को करना चाहिए।
ठीक है, ना कि अच्छा तुझे समझ नहीं आ रहा, यही तरीका है, तुझे पता मैं इंडिया का सबसे बेस्ट टीचर हूँ टीचिंग एग्जाम का, तुझे समझ में नहीं आ रहा, जा अपने पैसे लेकर वापस चला जा। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो खुद को भी आत्ममंथन टीचर को करना चाहिए अपने मेथड्स के ऊपर, क्योंकि बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है। उसके लर्निंग मेथड्स कैसे होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। सीखने के तरीके कैसे होते हैं, अलग अलग प्रकार के उसके तरीके होते हैं। जैसे इसी में अगर मैं आपके सामने पॉइंट ले दूं, पॉइंट ले देता हूं आपके सामने, लर्निंग स्टाइल्स, ठीक है। क्या पॉइंट ले देता हूं, लर्निंग स्टाइल्स ले लेता हूं, यानी कि जो सीखने की जो शैलियां होती है, क्या होती है, जो सीखने की शैलियां होती है, सीखने की शैली, कुछ भी आप लोग यहाँ पर लिख लो, सीखने की शैली। तो देखिए आप लोगों में से अलग अलग प्रकार की लर्निंग स्टाइल्स है, अलग अलग प्रकार की सीखने की यहाँ पर शैली है, ठीक है। आप में से कोई बच्चे क्या काम करते हैं, देखकर सीखते हैं, कोई बच्चा कैसा करता है, किसी चीज को देखकर सीखता है, ठीक है। कोई बच्चा किसी चीज को सुनकर सीखता है, कोई बच्चा किसी चीज को लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखता है, यानी कि स्वयं करके सीखता है। कैसे सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि स्वयं करके सीखता है, ठीक है। तो सीखने के अलग अलग मेथड्स है, अपने अपने सीखने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एकांत में पढ़ना पसंद है, किसी भी प्रकार का शोर ना आए, किसी भी प्रकार की कोई आवाज ना आए, चुपचाप बस, तो वो लाइब्रेरी के अंदर चले जाते हैं। अदरवाइज अपने घर के अंदर कोई ऐसा रूम बना होगा जहां पर चुपचाप पढ़ते हैं, कोई भी शोर शराबा ना हो, एकांत में हो, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे जो पढ़ते हुए भी गाने चालू कर देंगे, ठीक है, गाना चलता रहेगा और पढ़ते भी रहेंगे, घर में बात करते रहेंगे और पढ़ते भी रहेंगे। कुछ आपको ऐसे भी मिल जाएंगे, कभी ट्रेन वगैरह के अंदर जाओगे ना, मेट्रो वगैरह के अंदर, बसों के अंदर, ऐसे पढ़ते रहते, देखे आपने ऐसे कलाकार देखे, ऐसे किताब रहती है और मेट्रो के अंदर यूं खड़े हैं और उसको पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं उसको, ठीक है। पता चला पीछे जो है जेब कतरे ने उसका पर्स निकाल लिया। जो चीज पढ़ने की जहां पर उसको वहीं पर पढ़ना चाहिए, ठीक है। मैंने पता है क्या देखा है, जब एग्जाम का टाइम होता है, मतलब मैं भी इस चीज को अप्लाई करता था, ऐसे नहीं मैं नहीं करता था। एग्जाम से पहले ऐसे ऐसे धुरंधर धरती से चीर के निकलते हैं बाहर को। एग्जाम से पहले आएंगे वो, एक दिन पहले, सर जी सीटेट का सिलेबस क्या है और कौन सा तरीका है, हमें पास करके बता दीजिए, आप तो बढ़िया पढ़ाते हैं। मैंने कहा तुझे क्या बताओ, जहां से तू धरती से निकला है वही दफन हो जा भाई, वहां पे एक दिन पहले निकलते हैं धरती के में से, ठीक है। कुछ एक हफ्ते पहले निकलते हैं धरती में से, सर जी हमने सुना आपकी सीटेट की मैराथन बहुत बेस्ट होती है, उनसे बहुत बच्चे पास होते हैं, जल्दी मैराथन दे दो, जल्दी जल्दी करा दो, हमें भी करनी है, ठीक है। तो उनको मैं नहीं दबाता, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो काम हो जाएगा। तो इस प्रकार के बच्चे आपने खुद भी रहे होंगे जो एग्जाम से पहले एग्जाम सेंटर के बाहर पढ़ते रहते हैं, सचिन सर के नोट्स पढ़ रहे हैं, सचिन सर की वीडियो पढ़ते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो हर किसी के जो आपका लर्निंग का मेथड होता है, सीखने का तरीका होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए लर्निंग मेथड्स के बारे में, ये पॉइंट मैंने आपके सामने शेयर कर दिया था। मोटिवेशन, ये मोटिवेशन आपका पूरा का पूरा एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या होती है, एक आंतरिक बल होता है जो किसी चीज को करने के लिए हमें क्या काम करता है, जागृत करता है, प्रेरित करता है। जैसे अगर आप लोग मान लीजिए मोटिवेटेड हो, किसी काम को क्या करना है आपको, सीटेट का पेपर आपको पास करना है, तो उसके लिए आपको जागृत कर रही है, ठीक है, कि ये लक्ष्य आपको यहाँ पर प्राप्त करना है। ये इंटरनल मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन अभी नहीं बता रहा, मोटिवेशन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, पूरा का पूरा चैप्टर है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मोटिवेशन लर्निंग को प्रभावित करती है। अगर कोई आदमी मोटिवेटेड है और खासकर इंटरनली रूप से, आंतरिक रूप से मोटिवेटेड है, तो उसका लर्निंग का ग्राफ आपका बढ़ जाएगा। अगर मोटिवेटेड नहीं है, बस फॉर्म भर दिया हमने, तो हम तो बस ये देखना चाहते हैं सीटेट का एग्जाम कैसा आता है, हमारे तो घर वालों ने बोल दिया, तो उसका क्या हो जाएगा, लर्निंग का ग्राफ उसका कम हो जाएगा। समझ गए आप लोग इस पॉइंट को, यहां तक समझ गए। और कितने लोग ऐसे हैं जो एग्जाम से पहले पढ़ते हैं, क्योंकि आप लोगों के ज्यादा मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। आप भी बच्चे हैं, ठीक है भाई, भी बच्चा, ठीक है। हाँ मैंने भी देखा है, सेंटर के बाहर आपकी वीडियो देख रही थी एक लड़की अमृता पाठक बोल रही है। एक नहीं, आपको अनेक बच्चे मिलेंगे जो एग्जाम सेंटर के बाहर आपको वीडियो के अंदर मेरी क्लासेस देखते हुए मिल जाएंगे। जब आप लोग ट्रेन में जाओगे, बस में जाओगे, वहां पर बच्चे आपको देखते हुए मिलेंगे। वो वही है जो एक एक हफ्ते पहले धरती चीर कर आते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर आप लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हो, आप लोग बैच के माध्यम से पढ़ रहे हो, डिटेल में पढ़ रहे हो, सभी चीजें, सारा कंटेंट आपके पास है, तो आपको क्या दिक्कत होगी, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। आप एग्जाम से पहले एक दिन पहले बंद कर देना अपनी पढ़ाई, ठीक है, क्योंककि एग्जाम से एक हफ्ता पहले तो आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। आपको एक हफ्ता जो लास्ट का है आपका, उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा पेपर लगाने हैं ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट हो पाए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है एग्जाम पास कराने के लिए भी और 130-40 नंबर लाने के लिए भी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट आपके सामने आ गया, टाइम ऑफ लर्निंग, यानी कि लर्निंग का समय। कौन सा, टाइम ऑफ लर्निंग, यानी कि लर्निंग का समय लर्निंग को प्रभावित करता है। लर्निंग का समय लर्निंग को प्रभावित कैसे करता है, देखिए जो स्कूल का टाइम टेबल आप लोगों को पता है, स्कूल का टाइम टेबल आपको पता होगा। तो पता है इससे पहले जो आपका भी केवीएस का एग्जाम आया, इस केवीएस के एग्जाम में बोर्ड ने पूरा सिलेबस चेंज कर दिया, इतना बड़ा सिलेबस दे दिया था और टाइम लगा था डेढ़ मतलब महीने का। और सोचो 1.5 महीने में मैंने सिलेबस भी कंप्लीट कराया, टू द पॉइंट बच्चों को पढ़ाया, उनकी प्रैक्टिस भी करा दी लास्ट के टाइम में इस 1.5 महीने के अंदर, ठीक है। क्योंकि टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाना पड़ता है जब कोई बोर्ड सिलेबस दे देता है, जैसे आपके सीबीएसई ने दिया हुआ है। तो वहां पर आपको दिया हुआ था क्लास टाइम टेबल के बारे में दिया हुआ था, स्कूल टाइम टेबल के बारे में दिया हुआ था, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। हालांकि डिपार्टमेंटल एग्जाम में चीजें पूछी गई थी, लेकिन मैंने जो डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ था तो मैंने पूरा एनालिसिस कर लिया था और उसके आधार पर समझ गया था कि किस प्रकार के पेपर आने वाले हैं, ठीक है। तो देखो ऐसे में टीचर का रोल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर टीचर सुस्त, अभी टीचर का ही रोल आएगा, मतलब दूसरा पॉइंट टीचर ही है कि टीचर का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है लर्निंग में या बच्चे की प्रोग्रेस के अंदर, वो आपको पता चलेगा। अभी नहीं बता रहा, आगे बताऊंगा। यहाँ पर फिलहाल जो मेरा पॉइंट है टाइम ऑफ लर्निंग का, कि आपने देखा होगा जो क्लास का जो टाइम टेबल बनता है, जैसा आपने देखा होगा जो फर्स्ट आपका पीरियड होता है, क्लास का पीरियड होता है, वो ज्यादातर क्लास टीचर का होता है। लेकिन जो फर्स्ट पीरियड होना चाहिए, उस फर्स्ट पीरियड के अंदर ज्यादातर आपको हार्ड सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि बच्चे नई एनर्जी के साथ स्कूल के अंदर आते हैं। ठीक है, बच्चे एक्टिव रहते हैं, फर्स्ट सेकंड पीरियड तक बच्चे पूरे एक्टिव रहते हैं। तो जैसे मान लीजिए बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ा दिया, बच्चों को साइंस आपने पढ़ा दिया, इस प्रकार के हार्ड मतलब सब्जेक्ट आपको पढ़ाने चाहिए। धीरे धीरे करके जब बच्चा कम एक्टिव होता जाता है, फिर हल्के सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो, लैंग्वेज करा सकते हो, आर्ट वगैरह करा सकते हो। जब बच्चे का इंटरवल होता है, इंटरवल के बाद फिर आप उसको एक दो इस प्रकार के हार्ड सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार का क्लास का टाइम टेबल आपको निर्धारित करना चाहिए। अगर ये टाइम टेबल आपने ठीक नहीं बनाया तो ये बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करेगा। मान लीजिए बच्चा स्कूल के अंदर अपना थकता जा रहा है, तीसरे चौथी पीरियड तक बच्चा इतना एक्टिव नहीं है जितना फर्स्ट सेकंड के अंदर होता है, और थकान बच्चे को हो रही है, और उस दौरान आपने उसको हार्ड टॉपिक पढ़ा दिया, तो क्या उसका मन करेगा हार्ड टॉपिक को पढ़ने का? नहीं, उस टाइम पर मन नहीं करेगा। तो यहाँ पर लर्निंग का ग्राफ कम हो जाएगा। इसलिए जो आपका स्कूल का या क्लास का जो टाइम टेबल होता है, जो क्लास का जो टाइम टेबल होता है, ठीक है, यहाँ पर क्लास और लिख लो भाई, इसको यहाँ पर क्लास लिख लो। जो आपका क्लास का टाइम टेबल होता है वो इसी प्रकार से बच्चों के लिए सेट करना चाहिए, उनकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सेट करना चाहिए, तभी आप बच्चों की लर्निंग को यहाँ पर बढ़ा पाओगे। ठीक है, अब देखिए आपके लिए भी टाइम टेबल ऑलरेडी बना होता है एप्लीकेशन के अंदर, लेकिन अब आप लोग छोटे बच्चे नहीं है कि नहीं सबसे पहले सुबह सुबह आपको हार्ड सब्जेक्ट पढ़ा दे। अच्छा, आपको हार्ड सब्जेक्ट कौन सा लगता है? अपना हार्ड सब्जेक्ट बताना, आपको हार्ड सब्जेक्ट कौन सा लगता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए उस हार्ड सब्जेक्ट को सुबह सुबह पढ़ा दिया जाएगा, फिर धीरे धीरे करके आसान सब्जेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप लोग बड़े हो चुके हो, इतने मैच्योर हो चुके हो, क्योंकि आपको इन चीज़ों की फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप लोग मुझे बताइए कि आपको अपना हार्ड सब्जेक्ट कौन सा लगता है? मैं देखना चाहता हूँ आपका हार्ड सब्जेक्ट क्या है। अच्छा, क्या सीडीपी हार्ड लगती है आपको? जब से आप लोगों ने क्लास लेनी शुरू करे, क्या सीडीपी आपको हार्ड लगी है, या आपको कौन सा सब्जेक्ट हार्ड लगा है? उस सब्जेक्ट का नाम मुझे बताइए, ताकि मुझे भी तो पता चल सके कि बच्चों को हार्ड कौन सा लगता है। फिर मैं बताऊंगा कि आपको हार्ड कौन सा लगता है, क्योंकि मुझे भी पता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ गए, ये सभी वो पॉइंट थे लर्निंग के जो आपकी लर्निंग को प्रभावित करने वाले फैक्टर यानी कि कारक होते हैं, जो किससे जुड़े होते हैं? ये बच्चे से जुड़े होते हैं भाई, ये छात्रों से जुड़े होते हैं, ये बच्चों से जुड़े होते हैं। किससे? ये सारे पॉइंट आपके बच्चों से जुड़े होते हैं। यहां से कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर आपका बोर्ड नहीं जाएगा क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है, जरा देखो भाई कौन सा सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है? मैथ्स, 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 साइंस, एसएसटी, संस्कृत। ठीक है, वेरी गुड भाई। इक्का दुक्का कोई सीडीपी आ रहा है, वरना तो सबसे ज्यादा जो लाइन लग रही है मैथ्स की लग रही है, सोशल साइंस है, साइंस है, और संस्कृत है। हिंदी भी लग रहा है, हिंदी की भी आ गई। ठीक है, इतनी तेज लाइन के अंदर देखो, मैं आपको थोड़ा सा अगर दिखाऊं, इतनी तेज लाइन के अंदर जो आपके कमेंट चल रहे हैं, तो सिर्फ सीडीपी एक आधे कोई बोल रहा है, तो या तो सीडीपी आपको आसान लगती है, या सीडीपी का आपको कोई ठीक टीचर मिल गया जो आपको सही से पढ़ा रहा है। लेकिन इतना मुझे पता चल गया, जो ज्यादातर स्टूडेंट का जो हार्ड टॉपिक यहाँ पर आ रहा है, वो सोशल साइंस आ रहा है, मैथ साइंस आ रहा है, और इंग्लिश और संस्कृत आ रहा है, ये लैंग्वेज आ रहा है। अब बच्चा क्या सारे तो लिख दिए तुम लोगों ने, लेकिन ये अलग अलग आ रहे हैं। किसी बच्चे को सोशल साइंस से लग रहा है, किसी को साइंस से लग रहा है, किसी को मैथ से लग रहा है, किसी को यहाँ पर लैंग्वेज लग रहा है। ईवीएस अभी तक किसी ने नहीं लिखा, एक दो का आ रहा है ईवीएस भी। ठीक है, सीडीपी का भी एक दो का ही है बस, वरना अगर मैं रेशियो की बात करूं तो सीडीपी 100 में से सिर्फ 2% को हार्ड लगी है, ईवीएस सिर्फ लगभग 5% के हार्ड लगी है, और सारा का सारा परसेंटेज ये गया आपका सोशल साइंस, मैथ साइंस के अंदर और लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, चलो भाई देख लिया ये, वैसे मुझे पता ही था ये चीज आपको हार्ड लगती है। ठीक है, तो समझ गए आप लोग। यहाँ पर मैं आपकी क्षमता जानना चाह रहा था कि कौन सा हार्ड लगता है। अब मैं आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइम चेंज नहीं करूंगा कि आपको ये सब्जेक्ट हार्ड लगता है तो सुबह यही करा दूंगा, ये छोटे बच्चों के दिए गए, तो ये आपके लिए नहीं है, आपको तो कोई भी पढ़ा दो किसी भी टाइम पर। ठीक है, अच्छा, इसमें कोई दिक्कत आई? जितनी चीजें मैंने आपको ये बताई कि बच्चों से जुड़ी हुई चीजें बात बताई जो अधिगम को प्रभावित करती है, कोई दिक्कत यहाँ पर आई है अभी तक आपको? अगर कोई दिक्कत आई हो तो मुझे बताना। ठीक है, दूसरा फैक्टर लेते हैं। अच्छा, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट बच गया, ये भी बचा है अभी आपके सामने, क्योंकि टीचर से पहले इसको जानना जरूरी है। इमोशन, यानी कि बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट। भाई फिजिकल और उसका मेंटल डेवलपमेंट तो मैंने आपको बता दिया, बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए बच्चों को अपने इमोशन पर कंट्रोल ही नहीं है, बच्चा इमोशनली रूप से डेवलप नहीं हो रखा, तो क्या उसकी लर्निंग बढ़ पाएगी? नहीं बढ़ पाएगी। मान लीजिए आपको किसी ने बेवकूफ बना दिया, आपके इमोशन के साथ कोई खेलेगा, तो पढ़ने के अंदर मन लगेगा? नहीं लगेगा पढ़ने के अंदर मन। ठीक है, बाद में पढ़ लेंगे, क्या जरूरत है पढ़ने की। ठीक है, रिक्शा चला लेंगे, या हमें हमारा दोस्त छोड़कर चला गया। तो इमोशन लर्निंग को प्रभावित करते हैं। और देखिए किस प्रकार के इमोशन, इमोशन की अगर मैं बात करूं, पॉजिटिव इमोशन और आपके नेगेटिव इमोशन। अब देखो पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशन कौन कौन से होते हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही करके दिया रहता है। देखो मान लीजिए अगर कोई आपको होप है, आशा है, यस सीटेट के एग्जाम में मैं भी 150 में से 140 प्लस लेकर आऊंगा, सचिन सर का नाम करूंगा रोशन, फिर उसके बाद मेरी भी सचिन सर इंटरव्यू लेंगे, समाज में नाम होगा, उसके बाद फिर मैं जॉब वाला एग्जाम पास करूंगा, मुझको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, और इस प्रकार से ये चीजें। तो अगर आपको होप है तो समझ लेना, ये होप का जो इमोशन होता है ना, ये आपकी लर्निंग को क्या करेगा? ये पॉजिटिव इमोशन सारे क्या काम करेंगे? ये लर्निंग को आपके बढ़ाएंगे, लर्निंग का ग्राफ आपका बढ़ा देंगे, क्योंकि आपको होप रहेगी नौकरी मिलने की, जो छोड़ कर गया उसको मिलने की। ठीक है, और जीवन में जो कुछ प्राप्त करना चाहते हो उसको मिलने की। अगर आपको हर्ष है, अगर आपको खुशी है, ठीक है, आपका इमोशन इस टाइम पर आप हंसमुख हो, यस सर बड़ा मजा आ रहा है पढ़ने के अंदर, सर जी आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या हो गया भाई? सर जी आज घर वालों ने मुझे 10 रुपए दे दिए कि जा जाके पार्टी कर ले, मैं बहुत आज खुश हूँ सर जी, कभी मैंने 10 रुपए नहीं देखे थे, आज घर वालों ने 10 रुपए दे दिया, आज मैं इसकी पार्टी करूंगा। ठीक है भाई करो। तो अगर कोई व्यक्ति खुश है, अपने इमोशन खुशी के दिखा रहा है,
ठीक है, तो उसका जो आपका लर्निंग का ग्राफ रहेगा, उसका जो आपका यहाँ पर लर्निंग का ग्राफ रहेगा, उसका लर्निंग का ग्राफ यहाँ पर आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, एक सेकंड भाई, इसको साइलेंट कर दो। उसका लर्निंग का ग्राफ आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अगर कोई आदमी यहाँ पर हैप्पी है, यानी कि कोई आदमी यहाँ पर खुश है। खुशी खुशी में तो आदमी पढ़ता है, खुशी खुशी में सारी चीजें सीख जाता है। अगर खुशी नहीं है, दुखी है, तो वो कुछ भी नहीं सीखेगा, कुछ भी चीज उसका मन नहीं करेगा। अगर किसी चीज से अगर आपको लगाव है कि नहीं यार, मुझे जॉब से, गवर्नमेंट जॉब से लगाव है, ठीक है, मुझे गवर्नमेंट जॉब से लगाव है, क्योंकि जब गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, जब ये नौकरी मिलेगी, तभी मुझे कोई अपनी छोकरी दे पाएगा, वरना तो मैं ऐसी बिना शादी के ऐसी रह जाऊंगा। ठीक है, मेरे तो शादी भी नहीं होने की। तो अगर आपको किसी से लगाव है, गवर्नमेंट जॉब से लगाव है, घर वालों से लगाव है, किसी और से अगर आपको लगाव है, तो तभी आप लोग पढ़ पाओगे, तभी लर्निंग का ग्राफ ऊपर बढ़ पाएगा। अगर आपको लगाव ही नहीं है, अरे मेरे घर वाले तो रोज ऐसे ही बोलते रहते हैं, इन्हें तो और कुछ काम ही नहीं है, ठीक है, अरे जा रही है जाने तो कोई बात नहीं, शादी तो कभी ना कभी हो जाएगी, कहीं ना कहीं से तो कर ही लूंगा मैं भी। अगर लगाव नहीं है तो आप लोग कोई चीज नहीं सीख पाओगे। इसलिए जो अफेक्शन होता है, लगाव होता है, ये आपकी लर्निंग को बढ़ाता है। आपका लगाव है, किससे लगाव है आपका, आपको अपने कैरियर से लगाव है, क्योंकि अगर जॉब नहीं मिली तो उसके बाद की जो लाइफ है वो आप इमेजिन करो कि उतनी अच्छी प्रकार से नहीं चल पाएगी जितना गवर्नमेंट जॉब के बाद यहाँ पर लग पाएगी। ठीक है, तो अफेक्शन लर्निंग को बढ़ाता है यहाँ पर आपका। प्राइड, गर्व, ठीक है, अगर आपके अंदर गर्व की भावना है, किसकी, गर्व की अगर आप लोगों के अंदर भावना है, ठीक है, प्राइड की अगर आपके सामने, क्या लिख दिया मैंने, अगर आपके सामने प्राइड की फीलिंग है, गर्व की भावना है, ठीक है, कि यस मुझे काम करना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, मुझे समाज के अंदर मेरा एक नाम होगा कि देखो इनकी फैमिली के अंदर किसी की नौकरी नहीं थी, सबसे पहले इसकी नौकरी लगी। तो इस प्रकार की जो इमोशंस होते हैं, ये आपके लर्निंग को यहाँ पर बढ़ाएंगे। तो जो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, ठीक है, जो पॉजिटिव आपके इमोशन होते हैं, ये आपके लर्निंग का ग्राफ बढ़ाते हैं। और अगर मैं बात करूं नेगेटिव इमोशंस की, अगर मैं बात करूं नेगेटिव इमोशंस की, तो नेगेटिव इमोशंस आपके लर्निंग का ग्राफ कम करते हैं, आपकी लर्निंग को कम करते हैं, अधिगम को कम करते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे डर। अगर आपको डर है, डर किसका है, यार अगर मैं सीटेट के अंदर फेल हो गया, गवर्नमेंट जॉब मुझको नहीं मिल पाई, तो मेरा क्या होगा, आगे कैसे बात बनेगी, कैसे मेरी शादी होगी, कैसे मेरी जिंदगी कटेगी, घर वाले और रिश्तेदार तो मुझे खा जाएंगे, कच्चा चबा जाएंगे, ठीक है, कि बस लग गई तेरी नौकरी। तो अगर आपको इस प्रकार का डर है ना, तो समझ लेना आपकी लर्निंग आपकी कम होती जाएगी। ठीक है, तो आपको डर नहीं करना। जैसा आपने देखा, अगर छोटे बच्चों को टीचर से डर लगता है, या छोटे बच्चों को आपने देखा होगा स्कूल से डर लगता है, कुछ बच्चे ऐसा आपको छोटे से मिलेंगे जो स्कूल में जाते हुए रोते हैं। ठीक है, वो रोना स्टार्ट कर देते हैं स्कूल जाते टाइम, स्कूल जाएंगे और जाने से पहले ही रोना शुरू कर देंगे, बड़े जबरदस्ती उनके घर वाले उनको लेकर जाते हैं, चल 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 मास्टर साहब दो इसके जरा लगाई जाए इसके, ठीक है, ये स्कूल जाते टाइम यहाँ पर रोता है। तो बच्चों को अगर डर है स्कूल में, क्योंकि वो यहाँ पर अफेक्शन यानी कि लगाव नहीं बना पाया टीचर से, अपने दोस्त यार से, स्कूल से लगाव नहीं बना पाया, इसलिए उसका मन ही नहीं है पढ़ने का। ठीक है, इसलिए उसको डर लगता है, और डर लगता है तो क्या उसका मन करेगा पढ़ने का, नहीं मन करेगा यहाँ पर पढ़ने का। ठीक है, तो डर की वजह से भी आपके लर्निंग का ग्राफ कम होता है। एंजाइटी है, अगर आपको चिंता है, जो मैंने आपको बताई, जॉब की वजह से, घर परिवार की वजह से, तानों की वजह से, रिश्तेदारों की वजह से, एक्स वाई जेड किसी भी चीज की वजह से एंजाइटी है, तो समझ लेना आपकी लर्निंग का जो ग्राफ होगा वो यहाँ पर कम हो जाएगा। बोरियत, ठीक है, अगर आपको किसी चीज में बोरियत है, अरे जी यार जल्दी जल्दी पढ़ा दो ना, 10 मिनट में क्लास खत्म कर दिया करो, इतना नहीं है हमारे बस की, बोर हो जाते हैं सर आप जब 1 घंटे की, 1.25 घंटे की क्लास लेते हो तो। ठीक है, तो अगर आपको किसी चीज को करने के लिए बोरियत है, मान लीजिए मैंने कहा कि क्लास के अंदर बोरियत है, तो आपका लर्निंग बढ़ेगी या कम होगी, आपकी लर्निंग कम होगी। अगर आपको बोरियत है तो ये भी आपका लर्निंग का ग्राफ क्या काम करेगा, कम करेगा। तो आपको बोर्ड नहीं होना क्लास में, और इसमें किसका महत्वपूर्ण रोल आता है, इसमें अब आएगा टीचर का रोल, क्योंकि टीचर को ये कोशिश करनी है कि बच्चों को बोरियत फील ना होने दे। लेकिन अगर बच्चा बोर हो रहा है ना, तो आपके लर्निंग का ग्राफ कम होगा। ठीक है, समझ गए। अब इसके अंदर एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, मीनिंगफुल लर्निंग यानी कि सार्थक अधिगम, और ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये सीडीपी में नहीं सभी के अंदर आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको क्या बताऊंगा, इसको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके सामने। इसको ऊपर नजर डालते हैं मीनिंगफुल लर्निंग की, किसके ऊपर नजर डालते हैं, हम डालते हैं यहाँ पर मीनिंगफुल लर्निंग। ठीक है, हम डालते हैं यहाँ पर नजर मीनिंगफुल लर्निंग यानी कि आपका सार्थक अधिगम, यानी कि आपका सार्थक अधिगम बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। ठीक है, बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ है मीनिंगफुल लर्निंग यानी कि सार्थक अधिगम। देखो यार, लर्निंग तो कोई भी कर सकता है, जो लर्निंग होती है, अधिगम होता है, कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर वो मीनिंगफुल कर रहा है ना, तो उसी लर्निंग को माना जाएगा, इफेक्टिव माना जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर सीखना आए हो, अगर आप लोग मेरी क्लास को, जितनी मैं आपको क्लास बताता हूँ, जल्दी जल्दी देख जाते हो ना, ऊपरी तौर पर देख जाते हो, तो भी आप लोग सीडीपी में 20+ लेकर आ जाओगे, तो भी लेकर आ जाओगे सीडीपी के अंदर, ऊपरी ऊपरी देख कर जा रहे हो, जल्दी जल्दी देख कर जा रहे हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगा लिए, तब भी 20 नंबर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर निपुणता हासिल करना चाह रहे हो, अगर आप लोग यहाँ पर इस सब्जेक्ट के अंदर या किसी भी चीज के अंदर निपुणता हासिल करना चाहते हो कि नहीं यार, मुझे सीडीपी के अंदर इस प्रकार से निपुण होना है, बाई चांस गवर्नमेंट जॉब आए या ना आए, वैकेंसी ना आए, या गवर्नमेंट जॉब लगे या ना लगे, बट मैं सीडीपी का ऐसा टीचर बन जाऊं ना कि मैं किसी भी स्टेज पर जाके, ठीक है, इनफैक्ट यूपीएससी वाले बच्चों तक को भी मतलब साइकोलॉजी उनको पढ़ा सकूं। अगर आपका इस प्रकार का इंटरेस्ट है, अगर आप निपुण बनना चाहते हो किसी भी चीज में, तो आप लोग मीनिंगफुल लर्निंग मानी जाएगी वो आपकी। वरना लर्निंग तो कोई भी कर रहा है, देखो आप में से कितने सारे स्टूडेंट है, कोई पूरा ध्यान लगाकर यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कोई नॉर्मली ऊपरी ऊपरी पढ़ना चाहते हैं कि बस ऊपरी ऊपरी हमको बता दे और हमारा काम चल जाए, बस पेपर पास हो जाए। तो आपको लर्निंग नहीं करनी, लर्निंग की जगह आपको करनी है मीनिंगफुल लर्निंग, सार्थक अधिगम करना है आपको।
सार्थक अधिगम के अंदर क्या होता है? सार्थक अधिगम के अंदर जो व्यक्ति होता है वो करता है आलोचनात्मक चिंतन। क्या करता है? आलोचनात्मक चिंतन करता है जो कोई भी व्यक्ति होता है, यानी कि वो करता है आपका क्रिटिकल थिंकिंग करता है। क्या करता है वो करता है आपका क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, आलोचनात्मक चिंतन। यानी कि अगर कोई मीनिंगफुल लर्निंग कर रहा है, यार सर ये चीज तो बता रही है, बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, और ये सीडीपी तो यार आगे भी काम आ रही है, आगे के एग्जाम के लिए भी काम आ रही है, तो क्यों ना मैं यही से अपना बेस मजबूत कर लूं, और जरा इसको देखता हूँ कि सर जो पढ़ा रहे हैं, अब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा कर देखता हूँ कि एग्जाम में आ रखा है नहीं आ रखे हैं। तो अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए, हाँ यार आ रखे हैं, मैं थोड़े और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाता हूँ। मान लीजिए आपने दुनिया भर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लिए जो आज तक आपके एग्जाम में पूछे गए, आपको पता चला अरे एक नया पॉइंट निकल कर आया है, ठीक है, ये नया पॉइंट, ये तो सचिन सर ने भी नहीं बताया नया पॉइंट, चलो इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर और देखता हूँ ये पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट सही बैठ रहा है या गलत बैठ रहा है। तो जब इस प्रकार से आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हो तो तभी आपकी मीनिंगफुल लर्निंग होगी। वरना अगर कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करे, हाँ सर ने बता दिया डे 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 डे, इसका अभी रट्टा लगाते हैं, रट्टा लगा के अभी एग्जाम में जाएंगे। अभी तो कहती सर ने 20+ नंबर तो पक्के आ जाएंगे, बस 20 नंबर ही चाहिए हमें तो सीडीपी के अंदर, और नहीं चाहिए हमें, अभी रट्टा लगाता हूँ, सारे को घोल के पी जाऊंगा सारे के सारे को, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर सिर्फ लर्निंग करोगे, मीनिंगफुल लर्निंग नहीं करोगे, ठीक है। तो आपको जो कंटेंट आप लोग पढ़ रहे हो, कोई चीज आप लोग सीख रहे हो, लाइक गाड़ी चलाना सीख रहे हो, सीडीपी सीख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, तो आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी। इसमें आप लोगों को करना पड़ेगा एनालिसिस करना पड़ेगा, इसमें आप लोगों को करना पड़ेगा एनालिसिस, यानी कि यहां पर करना पड़ेगा आप लोगों को विश्लेषण, यहां पर करना पड़ेगा। कोई भी चीज सीखने के लिए अगर आप मीनिंगफुल लर्निंग कर रहे हो तो आपको विश्लेषण करना पड़ेगा। यार जैसे सर बता रहे हैं कि सीडीपी के अंदर ये टॉपिक है, और सर ने भी बताया मीनिंगफुल लर्निंग तो यार दूसरे सब्जेक्ट के भी अंदर आ गई है, तो आपने यहाँ पर एनालिसिस करा, हाँ यार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अंदर ईवीएस के अंदर आई है, सोशल साइंस साइंस के अंदर आई है, लैंग्वेज के अंदर भी पूछी गई है, जो दो लैंग्वेज होती है, इसका मतलब दूसरे सब्जेक्ट में भी मीनिंगफुल लर्निंग वाला कंसेप्ट आ रहा है जो सचिन सर ने बताया। तो आपने एनालिसिस करा, यानी कि यहाँ पर आपने चीजों को अलग अलग वे में टुकड़ों में इसको तोड़ा, ठीक है, उसके बाद कनेक्ट करा, वो आप लोग कर सकते हो। तो आप लोगों ने चीजों का यहाँ पर एनालिसिस करा, एनालिसिस करने के साथ में आप लोग यहाँ पर एक अच्छे समस्या समाधान करता बनते हो, ठीक है, यानी कि आप समस्या का समाधान करते हो। क्या काम करते हो? समस्या का समाधान करते हो, यानी कि प्रॉब्लम सोल्विंग की बात करते हो। किसकी बात करते हो? आप लोग बात करते हो यहाँ पर प्रॉब्लम सोल्विंग की बात करते हो। समस्या का समाधान करता, उत्तम समस्या का समाधान करता कैसे बनोगे? समस्या क्या है? सीटेट का एग्जाम, इसका उत्तम रूप से समाधान कैसे आप लोग निकालोगे? जब मीनिंगफुल लर्निंग करोगे। मीनिंगफुल लर्निंग की वजह से आप उत्तम समस्या समाधान करता बन सकते हो। तभी आप लोग 130 140 प्लस ला सकते हो जब आप सार्थक अधिगम करोगे, मीनिंगफुल लर्निंग करोगे, ना कि मीनिंगलेस लर्निंग करनी है, ठीक है। ध्यान रखना, इसको भी मैं लिख देता हूं आपके सामने, आपको मीनिंगलेस लर्निंग नहीं करनी, आपको मीनिंगलेस लर्निंग नहीं करनी है, ठीक है, आपको मीनिंगलेस लर्निंग नहीं करनी है, ये बात समझ गए। अब ये मीनिंगफुल लर्निंग कैसे होगी, ये तो बड़ा सोच का विषय है, और टीचर इसको मीनिंगफुल लर्निंग को कैसे करा सकता है, जरा नजर डालिए। देखिए मीनिंगफुल लर्निंग के लिए क्या होता है, जो बच्चे के पूर्व अनुभव है उसको नए अनुभव से जोड़ा जाता है, क्योंकि मीनिंगफुल लर्निंग आपकी किस पर आधारित होती है, ये भी आपके रचनावाद यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म पर आधारित होती है। और यहाँ पर बच्चे के पूर्व अनुभव को, बच्चे के पूर्व अनुभव को, यानी कि जो बच्चे के प्रीवियस एक्सपीरियंस है, जो बच्चे के प्रीवियस एक्सपीरियंस है, उसको यहां पर नए अनुभव के साथ जोड़ा जाता है, उसको यहां पर नए अनुभव के साथ जोड़ा जाता है, यानी कि न्यू एक्सपीरियंस के साथ यहां पर जोड़ा जाता है। देखिए मीनिंगफुल लर्निंग आपकी तभी तो होगी ना, जब आप बच्चों को कोई चीज सिखा रहे हो, आपको उसमें निपुण बनाना है, तो आपको पहले बच्चों को बताना पड़ेगा बेटा आप इस चीज के बारे में कुछ जानते हो। जैसे मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूं कि स्टूडेंट्स आप लोग क्या मीनिंगफुल लर्निंग के बारे में पहले से जानते थे, तो आप में से काफी स्टूडेंट होंगे जो कहेंगे कि ये सर मीनिंगफुल लर्निंग के बारे में हम जानते हैं, कुछ कहेंगे हाँ सर जानते हैं, वो लर्निंग को ही मीनिंगफुल लर्निंग बता देंगे, कुछ यहाँ पर मीनिंगफुल लर्निंग के बारे में भी बता सकते हैं, हाँ सर पेपर में आया था, अलग अलग सब्जेक्ट में पूछा गया। तो जो भी स्टूडेंट्स के प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है उसको नए एक्सपीरियंस के साथ जोड़ा जाता है, यानी नई चीजें अब मैं आपको इस मीनिंगफुल लर्निंग के बारे में बता रहा हूँ, इसके साथ आपको यहाँ पर जोड़ना है। इसी के साथ एक और पॉइंट आपको लिखना है कि जो भी बच्चे के एक्सपीरियंस है, जो भी बच्चे के अनुभव है, जो भी बच्चे के अनुभव है, वो अनुभव किससे कनेक्टेड होनी चाहिए, वो बच्चे के अनुभव होनी चाहिए उनके निजी जीवन से, यानी जो उनकी पर्सनल लाइफ होती है निजी जीवन से रिलेटेड होनी चाहिए। किससे? निजी जीवन से रिलेटेड होनी चाहिए। देखिए बच्चे के जो भी अनुभव है, मान लीजिए आप लोग कोई भी चीज सीख रहे हो, तो देखो मैं निजी जीवन से कनेक्ट करके एग्जांपल आपको सारे देता हूं। मैंने गाड़ी का एग्जांपल आपके सामने दिया, मैंने इमोशन का एग्जांपल आपके सामने दिया, ठीक है, वो आपके निजी जीवन से किसी ना किसी की तो भाग गई होगी या किसी का पार्टनर छोड़ के भाग गया होगा। मैंने आपके सामने ये मीनिंगफुल लर्निंग का एग्जांपल दे रहा हूं, तो निजी जीवन से, क्योंकि आप लोग निजी जीवन में सीटेट के एग्जाम की तैयारी करो, तो उनके निजी जीवन से आपके कनेक्टेड होने चाहिए, ठीक है, ये बात आप लोग समझिए। अगला पॉइंट अगर मैं आपके सामने लिखूं, यहाँ पर अगले पॉइंट का अंदर आप लोग यहाँ पर लिखिए, अगर बच्चों को मीनिंगफुल लर्निंग आपको करानी है तो बच्चों को आपको वैल्यूड समझना पड़ेगा, ठीक है, बच्चों को प्रमुख
या वैल्यूड मानना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आप लोगों के लिए कहूं कि यस तुम भी अपने एग्जाम के अंदर 140 प्लस लेकर आ सकते हो, जैसे दूसरे स्टूडेंट लेकर आए तो तुम भी लेकर आ सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से मुझे आप पर विश्वास रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको सभी को प्रमुख मुझे मानना पड़ेगा कि कोई भी ला सकता है, आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो यहाँ पर ला सकता है। तो बच्चों को यहाँ पर प्रमुख यानी कि वैल्यूड आपको यहाँ पर मानना है। ये पॉइंट हो गया। दूसरी बात, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना है। यहाँ पर आपको क्या काम करना है, बच्चों को मैं लिख देता हूं, बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए एनकरेज यानी कि प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित यानी कि यहां तो नहीं आएगा, रुक जाओ लाइन पर, प्रोत्साहित यानी कि उसको एनकरेज करना। देखो जितना ज्यादा बच्चा क्वेश्चन पूछेगा, मान लीजिए मैं आपको मीनिंगफुल लर्निंग बता रहा हूँ, लर्निंग के बारे में बता रहा हूँ, जितना आप मेरे से ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे ना उतना ही आप लोग मीनिंगफुल लर्निंग कर पाओगे। अगर क्वेश्चन ही नहीं पूछोगे, जो मैंने पढ़ा दिया बात खत्म। मान लीजिए आपने लर्निंग के अंदर कुछ नई चीज पढ़ी है और मैंने कुछ नहीं पढ़ा दी, तो आपने कहा कि सर नहीं मैंने तो इसके बारे में ऐसा कुछ पढ़ा था, यानी आपने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस बताए, पूरा अनुभव आपको बताए। तो मैंने जान लिया, जो टीचर आपका अनुभव जान लिया, फिर मैं आपको उसको बताऊंगा कि वो सही है या गलत है, और गलत है तो क्या चीज ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे, स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो कैसे कर पाएगा मीनिंगफुल लर्निंग? लर्निंग कर पाएगा, रट्टा लगा लेगा यहाँ पर चीजों का, ठीक है, या सिर्फ चीजों को सीख लेगा, मीनिंगफुल लर्निंग नहीं कर पाएगा, सार्थक अधिगम अधिगम यहाँ पर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसको यहाँ पर क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, नए नए और अलग अलग तरीकों से सीखना पड़ेगा, नए नए या कह सकते हो अलग अलग तरीकों से सीखना, नए नए या अलग अलग तरीके से यहाँ पर सीखना पड़ेगा बच्चों को, ठीक है। देखिए अगर आप लोग यहाँ पर नए नए वे में सीख रहे हो कि अरे ये सर ने तो आज बहुत बढ़िया चीज बताई मीनिंगफुल लर्निंग में, चलो आज इससे सीख लिया, चलो यार थोड़ा सा गूगल करके और गहराई में जाके देखता हूँ मीनिंगफुल लर्निंग के बारे में। गाड़ी चलाना सीख लिया, अरे यार गाड़ी चलाने वाले ने तो सिखा दिया, लेकिन मेरा मन तो है कि दो पहियों के ऊपर गाड़ी चलानी है, तो चलो थोड़ा वो डिटेल में स्टंट मार के ट्राई करता हूँ। तो अगर इस प्रकार के नए नए तरीकों से आप लोग सीख रहे हो, तो किसी भी चीज में मीनिंगफुल लर्निंग आप कर पाओगे। ऐसा स्टंट मत मार देना गाड़ी से, ठीक है, कभी पता चले मेरा ही नाम ले दो, तो तब आप मीनिंगफुल लर्निंग कर पाओगे। मीनिंगफुल लर्निंग के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट और आता है, वो है टीचर स्टूडेंट का कनेक्शन। वह है आपके टीचर स्टूडेंट का कनेक्शन यानी कि संबंध, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए अगर आप मीनिंगफुल लर्निंग को तो छोड़ो, अगर आप कोई भी चीज सीख रहे हो ना, तो जो भी आपको सिखाने वाला टीचर है, अगर उससे आपका संबंध अच्छा नहीं है, ठीक है, अगर उससे आपके संबंधी अच्छे नहीं है, कनेक्शन अगर आप उससे नहीं बना पा रहे, तो आप मीनिंगफुल लर्निंग क्या लर्निंग नहीं कर पाओगे। तो आपको अच्छे कनेक्शन उससे बनाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, मैं आपको खूब प्यार प्यार में एग्जांपल के माध्यम से बोलता रहता हूँ, तुम लोग गधे हो, तुम लोग बागड़ बिल्ले हो, तुम लोग बूढ़े हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि आज तक कोई बच्चे से नाराज नहीं हुआ। यूट्यूब के ऊपर भी मैं खूब इस बात को बोलता हूँ, आप लोगों को बोलता हूँ, आप लोगों के पेरेंट्स आपको बोलते होंगे, मम्मी पापा आपको बोलते होंगे गधा बेवकूफ, दो चार गाली भी दे देते होंगे, आपके घर में आपके बहन भाई आपके बोल देते होंगे आपको, ठीक है, आपके टीचर बोलते हैं आपको, तो आपको बुरा नहीं लगता, आपको गुस्सा नहीं आता, क्यों? अरे हम तो आप लोगों को बेवकूफ, बागड़ बिल्ला, ठीक है, निकम्मा नल्ला, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? गुस्सा इसलिए नहीं आता क्योंकि आपका कनेक्शन बना हुआ है। जैसे मैं टीचर हूं, मेरे साथ आपका कनेक्शन बना हुआ है, तभी तो मेरी बात का बुरा नहीं मानते। वरना अनजान आदमी अगर आपको कह दे ओए नल्ले अभी तक नौकरी नहीं लगी, बस वही लड़ाई हो जाएगी, ठीक है, वही गुट बजेंगे दबा दबा के। क्यों? तो क्यों बुरा नहीं लगता आपको? पेरेंट्स का, टीचर का, अपने बहन भाइयों का क्यों बुरा नहीं लगता? क्योंकि आप उनके साथ पॉजिटिव कनेक्शन रहता है, ठीक है, आपको उनके साथ प्यार का कनेक्शन संबंध यहाँ पर रहता है। तभी आप लोग किसी चीज की मीनिंगफुल लर्निंग कर पाओगे, अगर टीचर का, स्टूडेंट का, सीखने वाले का और सिखाने वाले का एक पॉजिटिव कनेक्शन यहाँ पर बनना है। अदरवाइज मीनिंगफुल लर्निंग नहीं कर पाएंगे। आप लोग उस चीज से डरोगे, नहीं यार ये टीचर तो सही से बताता नहीं आंसर को, ये टीचर तो सही से हमारे क्वेश्चन को नहीं सुनता, तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब देखिए ऑनलाइन एग्जाम जो आपकी एजुकेशन है, इसके अंदर एक मुझे नेगेटिव पॉइंट लगता है ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर। जैसे अब हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, क्या वर्ल्ड के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, यहाँ पर उतनी प्रकार से टीचर और स्टूडेंट का कनेक्शन नहीं बन पाता जो एक ऑफलाइन यानी कि फिजिकल क्लास में बनता है। आप लोगों ने कभी देखा होगा बहुत सारे ऐसे केस है, जैसे कोई टीचर होता है, ठीक है, या कोई और दूसरे डिपार्टमेंट में भी अगर कोई व्यक्ति है, तो उसका कनेक्शन, जैसे अगर मैं टीचर का एग्जांपल लूं, उसका कनेक्शन बच्चों के साथ इस प्रकार से हो जाता है, अगर उस टीचर का ट्रांसफर होता है तो देखा होगा बहुत सारे बच्चे रोते हैं। रोने की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, जब टीचर का ट्रांसफर होता है, स्कूल छोड़कर जाता है, तो स्कूल के बच्चे रोते हैं, टीचर भी रोता है कि नहीं छोड़कर मत जाओ, आपसे ही पढ़ना है, बट मजबूरी है, ट्रांसफर हो रहा है टीचर का, ठीक है, तो टीचर को जाना पड़ेगा उसको, तो एक सिस्टम का आपका पार्ट है ये। लेकिन कनेक्शन बॉन्डिंग इस प्रकार से बनी हुई है कि उन बच्चों ने उस टीचर के साथ एक प्यार वाला संबंध यहाँ पर बनाया हुआ है और उसको छोड़ना नहीं चाहते यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार का कनेक्शन अगर यहाँ पर टीचर स्टूडेंट का कनेक्शन बना हुआ है, ठीक है, यानी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा और कहा कि बेटा और पूछ, जितने क्वेश्चन तुझे पूछने उतने क्वेश्चन पूछ, उसको सजा नहीं दी, उसको धमकाया नहीं किसी भी प्रकार से, उसका मोरल डाउन नहीं करा टीचर ने, तो बच्चा मीनिंगफुल लर्निंग कर पाएगा, नई नई क्रिएटिविटी यहाँ पर कर पाएगा, ठीक है। तो ये मीनिंगफुल लर्निंग यानी कि सार्थक अधिगम के कुछ मैंने महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताया, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत आई हो तो
बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा यहाँ से। ठीक है, क्यूट लगता है सर जब आप बोलते हो तो। ठीक है सर, आपने कहा था कि कंप्लीट कोर्स परचेज करने वाले स्टूडेंट्स को सीडीपी की बुक फ्री में मिलेगी। हाँ तेजस्वी, मैंने कहा था सीडीपी की बुक फ्री में मिलेगी, लेकिन ई बुक होती है जो, वो फ्री के अंदर मिलेगी। और आपके कोर्स के अंदर ही ई बुक के नाम से आपकी फ्री बुक जो है मैंने एक दिन बाद ही डलवा दी थी। तो ऐसा नहीं है कि जो मैं कहता हूँ उसको नहीं करता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनना, सभी स्टूडेंट ने उसको डाउनलोड भी कर लिया। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो फिजिकल भी मंगा रहे बुक को, कि सर हमने मंगा लिया है, क्योंकि हमें थोड़ा सा मतलब अगर किताब फॉर्म में आ जाती है, हाथ में आती है, तो ज़्यादा प्रैक्टिस रहती है। लेकिन मैंने पहले ही आपसे कह दिया था कि अगर आपने बैच लिया है तो ई बुक उसकी आपको फ्री के अंदर दे दूंगा, पूरी की पूरी फाइल डली हुई है, आप बैच के अंदर जाके देखिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम, चलो आगे। ठीक है, आप लोग यहाँ पर बता रहे हो नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो भाई ये हमारा हो गया टीचर। अब बात करते हैं हम टीचर की, बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं? अब बात करते हैं हम टीचर की, यहाँ पर बात करते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाला सिर्फ अभी हमारा एक कारक हुआ है, अभी आपके तीन कारक और बचते हैं। तो अब हम बात करते हैं टीचर की, बात करते हैं। देखिए, टीचर को अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको सीडीपी पढ़ा रहा हूँ और मुझे सीडीपी की नॉलेज ही नहीं है, तो क्या काम करूंगा? तुम्हारा बंटा धार करा दूंगा, ठीक है, सभी को लेकर डूब जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा, बेफिक्र रहो। ठीक है, अगर कोई भी टीचर है, अगर उसको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं है, तो क्या उसकी लर्निंग बढ़ेगी बच्चों की या कम होगी? ठीक है, सबको डुबवा देगा अगर अपने सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है। अगर आपके आपके सब्जेक्ट की नॉलेज हुई तो बच्चों की लर्निंग को बढ़ा देगा, नए नए तरीके से पढ़ाएगा, नए नए अपने जो उसका ज्ञान है उसको यहाँ पर यूज करेगा। तो ये आपका बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है, और जिसका आजकल ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर बहुत मतलब नेगेटिव इंपैक्ट देख सकते हो आप लोग। देखिए, अब मैं ये नहीं कह रहा मैं कोई अपनी तारीफ कर रहा हूँ, मैं कभी एग्जांपल में वैसे ही बोलता रहता हूँ, लेकिन मैं किसी की बुराई नहीं करता, तारीफ नहीं करता। अब जैसे आप लोग यूट्यूब की बात करते हो, तो यूट्यूब के ऊपर क्या होता है, कोई भी अगर मान लीजिए आकर वहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट थोड़ा सा पढ़ा रहा है, ठीक है, और वहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, तो समझने लग जाएंगे हाँ ये प्रॉपर टीचर है, इसने इस सब्जेक्ट को पहले बहुत पढ़ा हुआ है, इसका विद्वान यहाँ पर टीचर है। ठीक है, पता चलता है, मान लीजिए कोई भी टीचर इस तरीके से फेमस हो जाता है, तो उसकी इमेज बन जाती है, लगता है हाँ यार वो ये बहुत फेमस टीचर है, बहुत बड़ा टीचर बन गया है। या कोई छोटा भी टीचर होगा, बच्चे उससे कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे आपने कभी एक चीज़ को नोटिस किया है, जब आप बीमार होते हो, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बड़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। जब आप बीमार होते हो, तो बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाते हो, तो आपने देखा होगा कुछ झोला छाप डॉक्टर होते हैं, ठीक है। हालांकि उन झोला छाप डॉक्टर की, आप में से कहेंगे सर उनकी दवाई हमको लग जाती है, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हैं, यानी जो आपके आसपास में लोकल में डॉक्टर होते हैं, वो आपको दवाई दे देते हैं। वो आपको सभी चीज की दवाई दे देंगे, सर में दर्द है उसकी दवाई, पेट में दर्द है उसकी दवाई, आंख में दर्द है उसकी भी दवाई, सब चीज की दवाई दे देंगे आपको। आपने कभी उनकी क्वालिफिकेशन चेक करी है कि जो आपको दवाई दे रहे हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन है? आईएमए द्वारा अप्रूव्ड है या नहीं है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा अप्रूव्ड है या नहीं है, डॉक्टर के पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, क्या पता अभी पहली बार यहाँ पर आ रहा हो, ठीक है, उसकी डिग्री वगैरह चेक करिए, नहीं करते आप लोग। भाई बीमार हो गया, क्या दिक्कत होगी, सर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, आज सचिन सर लंबी क्लास ले रहा है, अच्छा ले दर्द की दवाई ले ले, अभी ठीक हो जाएगा सारा का सारा। तो जब आप किसी इस प्रकार के झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हो और उसने आपको गलत दवाई दे दी, उसका रिएक्शन हो गया, नेगेटिव प्रभाव पड़ गया, तो आपकी सेहत खराब, फिर आप भग दो हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जाते हो, मान लीजिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो, तो वहां पर आपको वेल क्वालिफाइड डॉक्टर मिलते हैं। हालांकि हमारा सिस्टम इस प्रकार से बना हुआ है, वो गवर्नमेंट डॉक्टर इतने लोगों का इलाज करते हैं तो फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहते हैं, वो सही प्रकार से ट्रीट नहीं करते। बट क्वालिफिकेशन उनके पास बहुत रहती है, क्योंकि उन्होंने उस चीज की पढ़ाई करी है, वो एग्जाम पास करे, अनुभव लिया, उसके बाद वो चीजों को करा रहे हैं। तो जब आप लोग यहाँ पर अपनी एजुकेशन लेने आ रहे हो, तो आप मान लीजिए किसी भी टीचर से पढ़ते हो, तो आपको उसकी क्वालिफिकेशन देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए, इसकी क्या क्वालिफिकेशन है, उसने क्या क्या चीजें करी हुई है, ठीक है, उसने किस प्रकार से एग्जाम दिए हुए, किस प्रकार से एग्जाम को पास करा हुआ है, कितने सालों से पढ़ा रहा है वो, उसके बाद ही तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट करोगे। लेकिन आप लोग सीधा पढ़ना स्टार्ट कर जाते हो। तो जिस तरीके से झोला छाप डॉक्टर के नेगेटिव प्रभाव आएंगे, उसी प्रकार से झोला छाप टीचर के भी आपके सामने नेगेटिव प्रभाव आ सकते हैं, क्योंकि टीचर को अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक जैसे डॉक्टर को अपनी पेशे की नॉलेज होना जरूरी है। अगर सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी रहेगी तो ही वो बच्चों का लर्निंग का ग्राफ बढ़ा पाएगा। सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं रहेगी तो कुछ नहीं करेगा, आपको लेकर डुबा देगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है एक टीचर को अपने लिए। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ज्ञान, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान उसको होना चाहिए। किसका? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान उसको होना चाहिए। देखिए, अब मान लीजिए टीचर को सब्जेक्ट की तो नॉलेज है, कोई बात नहीं, टीचर अपने सब्जेक्ट का मतलब कह सकते हो बहुत धुरंधर यहाँ पर टीचर है, लेकिन उसको पढ़ाना नहीं आता सही से। नॉलेज उसके पास कूट कूट के भरी पड़ी है, बहुत नॉलेज टीचर के पास है, लेकिन पढ़ाना नहीं आता। उसकी क्लास में एक ऐसा बच्चा है जिसका आईक्यू लेवल बहुत कम है, एक ऐसा भी बच्चे क्लास में बैठे जिनका आईक्यू लेवल औसत है, कुछ एक आधा बच्चा ऐसा मिल जाएगा जिनका आईक्यू लेवल बहुत बढ़िया है, गिफ्टेड है। तो वो टीचर सभी को एक जैसा पढ़ा रहा है। अब जब सभी को एक जैसा पढ़ाएगा तो गिफ्टेड को भी लेकर डूबेगा, एवरेज को भी लेकर डूबेगा, और मंदबुद्धि को भी लेकर डूबेगा। तो जैसी बच्चे की क्षमता है, उस क्षमता के अकॉर्डिंग उसको यहाँ पर शिक्षण देना है। ठीक है, क्या देना है? उस क्षमता के अकॉर्डिंग, उस एबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर शिक्षण देना है। उस क्षमता यानी उस एबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको क्या देना है? उसको शिक्षण देना है। भाई मान लीजिए गिफ्टेड बच्चा है, तो गिफ्टेड बच्चों को थोड़ा सा इशारा, थोड़ा सा हिंट दिया जाता है, उसके बाद वो अपने आप समस्या का समाधान मतलब करना शुरू कर देता है, अपने आप चीजें सीख जाता है। अगर मान लीजिए औसत बुद्धि का बच्चा है तो थोड़ा सा और ज्यादा काम करना पड़ेगा। अगर और भी नीचे कम आईक्यू लेवल का बच्चा है तो बहुत ज्यादा मेहनत आपको उसके ऊपर करनी पड़ेगी, नए नए आपको टीएलएम का यूज करना पड़ेगा, शिक्षण सामग्रियों का यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, छोड़कर चली गई सुनील कुमार, देखिए क्यों रो रहा है। सुनील कुमार सर मुझे छोड़कर चली गई।
अच्छा, जो मैं कह रहा था इसका, कह रहा है सुनील कुमार, ठीक है, रोता रहा फिर रहा है कि मुझे छोड़कर चली गई, ये रोने वाली चीज़ है, ठीक है। कहा था मैं अपने पॉइंट के ऊपर, तो समझ गए व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए। अब देखो आप में से एक कमेंट कर रहा है सुनील कुमार और रोते हुए इमोजी डाले हुए, सर वो मुझे छोड़कर चली गई, ठीक है। अब देखो ये हो सकता है जब मैं आपको एग्जाम्पल दूं, क्योंकि आपकी डेली लाइफ से कनेक्ट करने वाला एग्जाम्पल देता हूं, तो आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। जैसे मैंने कहा कि मान लो कोई छोड़कर चली जाए, तो सुनील कुमार रोते हुए कह रहे हैं सर मुझे छोड़ के चली गई जो है, ठीक है। तो मुझे जरूर पता रहता कि कोई ना कोई वो एग्जाम्पल बच्चे के रियल लाइफ से कनेक्ट करने वाला होता है, तो इस चीज का व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए। अब यहाँ पर मुझे क्या काम करनी चाहिए, सुनील कुमार को कहो खड़ा हो जाओ भाई, ठीक है, यहाँ आगे रो जा, यहाँ आगे खड़ा हो जा, ठीक है। पढ़ना वढ़ना है नहीं, मुझे छोड़ के चली गई, रो रहा है यहाँ, लड़कियों की तरह रो रहा है, तो यानी एक प्रकार का जेंडर स्टीरियोटाइप दिखा दिया कि लड़का होगा लड़कियों की तरह रो रहा है, जबकि एक टीचर को कभी भी जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं दिखाना। कोई भी रो सकता है, सुनील कुमार रो रहा है, ठीक है, काइस के इमोजी बंद कर दिया, अभी भी रो रहा है ये। देखिए इस बार इसके मुझे ध्यान रखना, तो मैं भी दिखा सकता सुनील कुमार रो रहा है, तो कोई भी रो सकता है, लड़की भी रो सकता है, लड़का भी रो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं दिखाना, और बच्चे की क्षमताओं के अकॉर्डिंग, उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग उसको यहाँ पर शिक्षण देना है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस का ज्ञान टीचर को होना चाहिए, बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ने में है या नहीं है, बच्चे का मोटिवेशन है या नहीं है, इन सब चीज की नॉलेज टीचर को होनी चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड पर फोकस उसको करना चाहिए, बाल केंद्रित चीजों पर उसको फोकस करना चाहिए। चाहे चाइल्ड सेंटर्ड के अंदर आप लोग यहाँ पर टीचिंग मेथड्स की बात करें, यानी कि जो शिक्षण विद्या होती है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, ठीक है। कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, टीचर सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो बच्चों को केंद्र में मानकर, जो बच्चों के लिए आपकी शिक्षण विद्या हो, जैसे खेल कूद विधि होती है, प्ले वे मेथड होता है, प्रोजेक्ट मेथड होता है। अभी आपके चैप्टर आएगा पूरा का पूरा मेथड्स के नाम से, जब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन से टीचर सेंटर्ड मेथड होते हैं, कौन से चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होते हैं, ठीक है। सारे के सारे हंस रहे हो, लेकिन सुनील कुमार का नहीं आया कुछ भी, मुझे है आया नहीं इस बार, अभी नहीं आया इस बार। सुनील कुमार भाग गया, अरे गधे क्यों रो रहा है, हंस रहा है। सुनील कुमार हंस रहा है, हाँ हाँ दिख गया, ये आए 3 इमोजी भेजे अब सुनील कुमार ने हंसते हुए। तो देखो सुनील कुमार का कमेंट पकड़ा, क्योंकि पता थी कोई ना कोई इस प्रकार से कनेक्ट करने वाला आएगा जरूर, हाय तो वह यहाँ पर करेगा। तो सुनील कुमार हंस रहा है यहाँ पर, रो नहीं रहा, हंसते हुए के इमोजी आ रहे हैं, ठीक है। और पूरी क्लास को हंसा रखा है सुनील कुमार ने, ठीक है। समझ गए आप लोग इसको। तो चाइल्ड सेंटर्ड पर उसको वीडियो का यूज करना चाहिए, पैडागोजिकल अप्रोच का यूज करना चाहिए, सब चीज बच्चों के लिए यहाँ पर होनी चाहिए। ये ज्ञान टीचर को यहाँ पर होना चाहिए, टीचर को यहाँ पर हमेशा एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। टीचर को यहाँ पर हमेशा एक्टिव होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर टीचर सोचते हो चलो भाई आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, लर्निंग प्रभावित करने वाला इस जगह यार, सब्जेक्ट नॉलेज इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ रहा है समझ में, कहोगे पैसे बर्बाद करवा दिए सारे, ठीक है। एक तो घर वालों से लिए पैसे, सारा पैसा बर्बाद हो गया, ये तो बड़ा सुस्त टीचर है, कुछ भी सही से नहीं पढ़ा रहा। वहां सुनील कुमार रो रहा है, उसके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया, अरे रोता है रोने दे, सजा दे देंगे। तो टीचर को, बच्चे के साथ साथ में टीचर को भी एक्टिव होना पड़ेगा। अगर टीचर एक्टिव नहीं होगा ना, तो बच्चे भी एक्टिव नहीं हो पाएंगे। देखिए सारी चीज किससे कनेक्ट कर रही है, टीचर से कनेक्ट कर रही है, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है टीचर भी है आपको लर्निंग कराने में। अगर टीचर एक्टिव नहीं है, सुस्त हो रहा है, सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, तो लर्निंग कैसे करोगे, लर्निंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि लर्निंग तो टीचर से करोगे ना। तो टीचर को एक्टिव होना पड़ेगा और इंटरेस्टेड उसको होना पड़ेगा, यानी कि रुचिकर होना पड़ेगा, यानी आपको शिक्षण के अंदर मजा दिलाए, बोरियत फील ना कराए आपको क्लास के अंदर। आपको लगता है कि मेरी क्लास में आप लोग बोर होते हो, क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है, कभी नहीं हुआ होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ इस प्रकार के डेली लाइफ से कनेक्ट करने वाला एग्जांपल मैं आपको देता रहता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार की इंटरेस्टिंग क्लास आप लोगों के लिए बनाए। अगर आपकी क्लास 1 या 10 घंटे की भी हो जाए, आपने देखा होगा पिछली बार मैंने 10 घंटे की मैराथन ली थी, 10 घंटे तक लगातार बच्चे रुके थे, मतलब रात के टाइम भी 2-3 बजे तक भी 20,000 बच्चे लाइव चल रहे थे, मतलब ये अपने आप में रिकॉर्ड था, और 1 लाख प्लस बच्चा उसके अंदर आया था। टीचिंग इतिहास के अंदर जितनी भी आज तक लाइव क्लास के रिकॉर्ड है, वो सारे आपके सचिन सर के, चाहे 1 लाख प्लस का हो, चाहे आपके 70,000 के हो, चाहे आपके 70 के करीब, आपके 67 के हो, 50 प्लस तो पता नहीं कितनी बार आ गया, वो सारे आपके सचिन सर के। क्यों, क्योंकि बच्चा लाइव क्लास में ज्यादा रुका रहता है। अब उसको आप लोग कुछ भी कह सकते हो, आपका प्यार हो या मेरे मेथड्स की बात करें, ठीक है। गुड टीचिंग मेथड्स ये मैंने आपको इंक्लूड कर दिया यहाँ पर। उसको अच्छे शिक्षण विद्या होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए आपको ये तरीका समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको इस तरीके से पढ़ाता हूँ, अच्छा ये भी समझ में नहीं आ रहा, चलो मैं दूसरा पढ़ाता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से उसको यहाँ पर यूज करना चाहिए, या कह सकते हो आप लोग इसमें उसको यूज करना चाहिए, टीएलएम का भी यूज करना चाहिए। क्या यूज करना चाहिए, टीएलएम का, यानी कि जो आपके टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, क्या यूज करना चाहिए, जो यहाँ पर आपके, अरे यार मैंने टीचर लिख दिया, जो यहाँ पर आपके होते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, यानी कि जो आपको शिक्षण को सीखने में जो मटेरियल्स आपको हेल्प करते हैं। जैसे स्मार्ट बोर्ड है, आपको हेल्प कर रहा है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको देख भी पा रहे हो। जैसे मैंने अभी यहाँ पर टीचिंग की जगह टीचर लिख दिया, गलत लिख दिया, तो मैंने इसको जल्दी से ठीक करके आपके सामने बता दिया, मेरी आवाज को आप लोग सुन पा रहे हो। इस प्रकार से आपने देखा होगा क्लासरूम के अंदर बोर्ड रहता है, क्लासरूम के अंदर चार्ट बने होते हैं, प्रोजेक्टर बने होते हैं, ये आपको हेल्प करते हैं। और टीचर को इनकी नॉलेज होनी चाहिए। अब क्या होगा सर टीचर को नॉलेज नहीं है, तो भाई उसके लिए आपकी ट्रेनिंग लगती है। जब आप लोगों की जॉब लग जाएगी, जैसे मान लीजिए कुछ भी आता है,